नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं तुलसी राम जी की आत्मकथा मुर्दहिया का 8वां भाग पढ़ने जा रही हूँ, जो उनकी पुस्तक का 7वां पाठ है। अभी तक उन्होंने अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों का वर्णन किया। जो भी उन्होंने देखा और जिया उसको उन्होंने लिखा। गीत संगीत, ग्रामीण जीवन शैली का भी उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। अपने विद्यालय के बारे में बताया, सहपाठियों के बारे में आपने सुना और उनके शिक्षकों और गांव के अन्य वासियों के बारे में भी आपने उनका सजीव चित्रण अब तक की मुर्दहिया के 7 भागों में सुना। अब आगे के पाठ में उन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा तथा उससे जुड़े हुए कुछ वृतांत सुनाए हैं, जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी शिक्षा प्राप्त करने की लगन इतनी ज़्यादा थी कि वो अपना रास्ता धीरे धीरे खुद बनाते चले गए। शिक्षा प्राप्त करने की उनकी जो इतनी अधिक लगन थी उनके मन में और इतनी ज़्यादा उनकी अदम्य इच्छा थी आगे पढ़ने की, इसी वजह से शायद वो अपने जीवन को बुद्ध के जीवन से कहीं ना कहीं तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं आज के वाचन में, और कहते हैं कि बुद्ध की तरह ही उन्होंने एक पॉइंट पर आकर ऐसा सोच लिया था कि वो भी अपने परिवार को छोड़कर नया रास्ता चुन लेंगे और उसी पर चलेंगे। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की अदम्य इच्छा के चलते अपने परिवार को छोड़कर नया रास्ता चुन लिया था। उसी तरह लेखक तुलसी राम भी कह रहे हैं कि आगे पढ़ने की क्योंकि उनकी इतनी अधिक इच्छा थी कि उन्होंने सभी बाधाओं को पार कर घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो आइए आज का वाचन आरंभ करते हैं और सुनते हैं लेखक अपने आप को बुद्ध से क्यों कंपेयर करके देख रहे हैं और आज आपको कौन सी नई बातें अपने जीवन के बारे में बताते हैं। चले बुद्ध की राह। भविष्य में दार्शनिक उड़ान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। अनेक अध्यापक, अनेक गुण। प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। स्मरण रहे कि वीर रस में लिखी गई हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पांडे को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। हल्दी घाटी की ये पंक्तियाँ आज भी लाखों लोगों की ज़बान पर थिरकती रहती हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रख रखा था। हमारी कक्षा में उनका कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, किंतु कभी कभी यूं ही वो कक्षा में आकर हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी विषय पर बहस करने लगते थे। उनकी ऐसी कक्षाएं अत्यंत रोचक हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी भाषी लोगों को छोटा स तथा बड़ा श के बीच लिखते या बोलते समय फर्क करना नहीं आता। उदाहरण के लिए उन्होंने गाकर एक जुमला सुनाया। शाई के शरपतवा में शाप बोलेला, शाई मारे शिटकुनिया, शे शप शपा शप शप। ये जुमला सुनते ही कक्षा में ठहाका गूंज उठा। परिणाम स्वरूप खाली समय में बच्चे हमेशा इसी जुमले को प्रिंसिपल साहब के लहजे में गाते रहते। प्रिंसिपल साहब की एक अन्य रोचक आदत थी। जाड़े के दिनों में कागज़ की पूंछ बनाकर सूरज की तरफ आसमान में देखते हुए वो अपनी नाक में डाल डालकर चलते हुए बार बार छींका करते थे। इसका भी असर ये हुआ कि स्कूल के अधिकतर छात्र लेजर के समय मैदान में जाकर उन्हीं की तरह नाक में कागज़ डालकर छींकने लगे थे। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। गोपियों द्वारा यमुना में नहान तथा कृष्ण द्वारा उनके कपड़ों की चोरी कर
पेड़ पर चढ़ जाने वाले दृश्य को वो इतना रोचक बना देते थे कि हर छात्र किसी न किसी गोपी के वस्त्र चुराने की कल्पना में मशगूल हो जाता था। इस संदर्भ में स्कूल से सटा हुआ पोखरा काल्पनिक यमुना में तब्दील हो जाता था। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वो औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सफाचट थी। वो आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजरे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथुनी आदि वो पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर एक आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। हम सब मंदिर जाकर उन्हें देर तक घूर घूर कर देखते रहे। जब भी वो मंदिर से निकलकर पोखरे में नहाने जाते, लड़कों का हुजूम उनके पीछे हो जाता। एक युवती की तरह उनकी चाल, आंखों की भाव भंगिमा तथा हाथों के इशारे अप्राकृतिक होने के बावजूद बड़े लुभावने लगते थे। प्रिंसिपल साहब हमारी कक्षा में आकर बताए कि उक्त साधु बाबा कृष्णाश्रयी शाखा के भक्तों में सखी संप्रदाय से संबंधित थे। उन्होंने ये भी बताया कि सखी संप्रदाय वाले लोग अपने को कृष्ण की पत्नी के रूप में जीवन भर अभिनीत करते रहते हैं। ये साधु बाबा उस मंदिर में 1 महीने तक रहे, किंतु जाने के बाद उनकी स्त्रीलिंग वाली लुभावनी बोली सबको उदास छोड़ गई। ये कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिनके चलते साहित्य में सौंदर्य शास्त्र के प्रति मेरे रुझान का सूत्रपात हुआ। हमें हिंदी पढ़ाने वाले एक अध्यापक पारसनाथ पांडे थे, जो राहुल सांकृत्यायन के गांव कनैला के रहने वाले थे। वो कक्षा में अक्सर बताते थे कि राहुल सांकृत्यायन बचपन में ही घर से भाग गए थे तथा कम्युनिस्ट बनकर रूस में रहते हैं। उनका ये भी कहना था कि राहुल गोमांस खाते हैं तथा हिंदू धर्म के विरोधी हैं। वो राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा का नाम लेकर कहते कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल सांकृत्यायन के बारे में ये सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। वोल्गा से गंगा में क्या है, इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते थे कि ये पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। इन सब बातों के अलावा पांडे जी की राहुल के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं थी, किंतु राहुल जी का बचपन में घर से भागना, कम्युनिस्ट के रूप में रूस में रहना, गोमांस खाना, हिंदू धर्म का विरोधी होना तथा वोल्गा से गंगा की रचना आदि ऐसी जानकारियां थीं जिनके चलते मेरे अंदर राहुल सांकृत्यायन के प्रति एक अजीब आकर्षण उत्पन्न हो गया। वोल्गा से गंगा पढ़ने की इच्छा दिन प्रतिदिन बलवती होती चली गई। इसकी अनुपलब्धता ने अपने आकर्षण को और भी तेज कर दिया। इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ, जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। ये पाठ 9वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, स्वाधीनता के सेनानी का हिस्सा था। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के अलावा एब्राहम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि 6 महापुरुषों का चरित्र चित्रण था। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले अध्यापक थे सूर्यभान सिंह। वो अत्यंत गंभीर तथा विनम्र स्वभाव वाले अध्यापक हुआ करते थे। अंग्रेजी पढ़ाते समय वो पहले एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताते तथा बाद में पूरे वाक्य का अनुवाद। उनके द्वारा इस पद्धति से पढ़ाया गया हर पाठ मेरे दिमाग में एकदम चिपक सा जाता था। गौतम बुद्ध वाले पाठ में वही थी पुरानी कहानी। एक राजा थे शुद्धोधन। उनकी रानी महामाया राजधानी कपिलवस्तु से अपने मायके जा रही थी। रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। परिणाम स्वरूप
लुम्बिनी के जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शिशु का जन्म हुआ। रानी शिशु के साथ कपिलवस्तु लौट आईं। यही शिशु सिद्धार्थ कहलाया। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांतवासी निकले। बड़े होने पर एक दिन रथ पर सवार हो अपने सारथी के साथ घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने एक जर्जर बूढ़े, एक गंभीर रूप से बीमार तथा एक मृत व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ को प्रश्न के उत्तर में सारथी से जवाब मिला कि हर व्यक्ति की यही गति होती है। इसके बाद सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वो सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। राज्य की सीमा पर जाकर उन्होंने अपनी तलवार से अपने सिर के बालों को काट दिया तथा राजसी परिधान फेंककर भिखारी के रूप में निकल पड़े। अंततोगत्वा बोध गया में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे विकट विपस्सना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसके बाद वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके ज्ञान का मुख्य निचोड़ था दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है तथा दुख निवारण का मार्ग है। यही 4 आर्य सत्य कहलाए। दुख निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने प्रज्ञा, शील तथा समाधि से जुड़े अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि का प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने सभी कर्मों में अतियों से विलग गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी। यही था उनका महाज्ञान। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया। हर दम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। मैं प्रायः अपने गांव के बूढ़ों, बीमारों तथा कभी कभी अपनी मुर्दहिया पर जाने वाले मुर्दों को घूर घूर कर देखता और वैरागी होकर घर से भागने की कल्पना में डूब जाता। ये कल्पना दिन प्रतिदिन बलवती इसलिए भी होती गई क्योंकि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तथा 10वीं के बाद पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। हमारे उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था। ऊपर से घर वाले पढ़ाई छुड़ाने पर एकदम नहट गए थे। इस संकट से उबरने का मेरे सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया, किंतु हाई स्कूल की पढ़ाई पहाड़ सी लगने लगी। एक एक दिन सालों जैसा लगने लगा। बस एक ही धुन हर दम सवार रहती थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी होने लगा। मुर्दहिया इससे पहले कभी भी इतनी आकर्षक नहीं लगती थी जितना कि अब। मुर्दहिया से लगे गिद्धों वाले बड़े पीपल के पेड़ की जड़ पर मैं अक्सर बैठकर घुटने पर कोहनी टिकाए हुए हाथ पर मुंह रखकर एक चिंतनशील तस्वीर में बदल जाता और एक अनियत भविष्य की कल्पना में सो जाता। इस दौरान उस पीपल की ऊंची पुतलुकिया डालों पर बैठे बैठे गिद्धों की दूधनुमा सफेद विष्ठा पचपचा कर मेरे सिर पर गिरती, जिससे तंद्रा भंग होते ही सारे विचार भी भंग हो जाते और मैं प्रायः पलाश के पत्तों से सिर को पोंछता हुआ पत्तू मिसिर के पोखरे की तरफ भागता। मुर्दहिया पर चरवाहों के बीच अब ना तो वो पुरानी लक्कड़ ध्वनि पसंद आती थी और ना ही उस पर नटिनिया का नाच। मेरे वैरागी होने की कल्पना से गांव के सहपाठी चिखुरी हमेशा अपनी सहमति जताते। चरवाही के दौरान हम दोनों किसी के खेत से पकी पकी धान की बालियां पांग कर लाते और गमछा बिछाकर उन्हें लाठी के हुरे से मूसल की तरह कूच कूच कर चावल बना देते। इस
थोड़े से चावल को हम मुर्दहिया पर आग जलाकर छोटी सी भट्टी की भरुकी में पकाते तथा वहां किसी भी बकरी को दूकर पलाश के पत्ते के दोनों में दूध निकालते। बकरी के इस कच्चे दूध में सिंघोर की पत्ती के तोड़ने से निकलते द्रव की 1-2 बूंद को मिला दिया जाता, जिससे तत्काल दही जम जाती थी। भरुकी में ही मटर की दाल पकाई जाती, जिसमें पलाश का पत्ता डाल देने से वो तुरंत गल जाती थी। इस तरह के वन विहार से मैं प्रायः अपने संभावित वैरागी जीवन का अभ्यास करता। जोनरी के खेतों में पड़े मचान पर अकेले सोते हुए रात में सियारों को जोर जोर से चिल्लाते हुए लुहा लुहा कहकर भगाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये बात और थी कि जोनरी के खेत सुदेसर पांडे के होते थे। उन दिनों सियार भारी संख्या में जोनरी की अधकची बालियों को खा जाते थे, अतः गांव वाले सियारों से बहुत चिढ़ते थे। इस चिढ़ के कारण सियार देखते ही लोग उन्हें दूर दूर तक दौड़ा लेते थे। उन दिनों सन 1963 के जाड़ों के दिन थे। हमारे घर एक पुराना बूढ़ा बैल था, जो अब हरवाही के काम नहीं आता था। वो जब भी जमीन पर बैठता तो उठ नहीं पाता था। उसे चारा देने के लिए उठाने के लिए 2 व्यक्ति उसके पेट के नीचे बांस की काड़ी डालकर ऊपर की तरफ टांगते, तब जाकर वो उठ पाता था। इस बैल को घर वाले बुढ़ऊ दादा कहते थे। एक दिन बुढ़ऊ दादा चारों पैर फैलाकर जमीन पर ऐसे पड़ गए कि बांस की काड़ी से उठघन देने के बावजूद उठ नहीं पाए। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। चौधरानी चाची तथा मेरी माँ समेत घर की कई महिलाएं बुढ़ऊ दादा को घेरकर घूरने लगीं। बुढ़ऊ दादा के चारों पैर एकदम तनेन हो गए। जाहिर है कि अब वो इस दुनिया से जा चुके थे। मुर्दहिया पर कर्मकांड स्वरूप मुन्नर चाचा ने एक बार फिर मेरी सहायता से चमड़ा छुड़ाया। बाकी के काम में गिद्धों ने अपनी महारत दिखानी शुरू कर दी। इस बार मुन्नर चाचा ने मुझसे कहा कि डांगर के पास सियारों को नहीं आने देना, क्योंकि वो बुरी तरह नोच नोच कर मांस खाते हैं। बुढ़ऊ दादा जैसे पुराने बैल के प्रति हमारे गांव वालों की ये अजीब संवेदनशीलता थी। अतः मेरे साथ गांव के कुछ अन्य चरवाहे शाम तक सियारों को खदेड़ खदेड़ कर भगाते रहे। धीरे धीरे गिद्धों ने बुढ़ऊ दादा के मांस पिंड को कंकाल में बदल दिया। कल्पना में मैं इस कंकाल पर बार बार मांस चर्म चढ़ाकर बुढ़ऊ दादा को जिंदा कर बांस की काड़ी से उद्घन देकर खड़ा करने की कोशिश करता। अपनी इस कल्पना की नाकामी से मैं बार बार निराश हो जाता था। चौधरानी चाची के कथानुसार मैं बुढ़ऊ दादा के कंकाल से 2 बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां लेकर घर आया। ये पसलियां नए सिरे से ब्राह्मणों से संभावित लड़ाई में दलितों की सुरक्षा की गारंटी थी। 9वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त होते होते मेरे जीवन की भारी दिशा भी निर्धारित हो चुकी थी। दर्शन से संबंधित कोई भी सामग्री मुझे बहुत प्रभावित करने लगी थी। इस दौरान 14 अप्रैल 1963 को चिरैयाकोट थाने से सूचना आई कि प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का निधन हो गया है, इसलिए दोपहर के बाद स्कूल में छुट्टी रहेगी। उनकी मृत्यु की खबर से हमारे स्कूल में मातम छा गया था। सारे बच्चे राहुल के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहते थे, किंतु अफसोस ये था कि पारसनाथ पांडे द्वारा दी गई उन पुरानी जानकारियों के अलावा नया कुछ भी नहीं था। उस दिन हम बड़े दुखित मन से घर आए थे। इसके तुरंत बाद 9वीं कक्षा के इम्तिहान हुए और हम 10वीं में चले गए। साथ ही मई जून में गर्मी की छुट्टियां हो गईं। पिताजी ने छुट्टियों में मजदूरी करने के लिए मुझे विवश कर दिया था। अतः अधिकतर समय मैं गन्ने की सिंचाई के लिए
सुदेसर पांडे का रहट हाँकता रहा। इन छुट्टियों के दौरान मेरे स्कूल के 2 अध्यापकों ने मुझे एक विचित्र कार्य सौंपा था, जिसके लिए मुझे काफ़ी खतरा मोल लेना पड़ा था। ये दोनों अध्यापक क्षत्रिय तथा कम उम्र के थे। इन दोनों अध्यापकों से एक क्षत्रिय छात्रा का बेहद लगाव हो गया था। इस छात्रा का स्कूल से करीब 7 किलोमीटर दूर गांव था। ये दोनों अध्यापक मुझ में बेहद विश्वास रखते थे, अतः उस छुट्टी के दौरान वो संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर मुझे देते, जिसे लेकर मैं उस छात्रा के गांव जाया करता था। उसके गांव के पास भी एक पोखरा था, जिसके किनारे एक भीटा पर एक कमरे का शिवलिंग वाला मंदिर था। उसमें कोई पुजारी नहीं होता था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसी मंदिर पर चिट्ठी सौंपना होता था। मैं इन दोनों अध्यापकों द्वारा लिखित चिट्ठी को पलाश के एक बड़े पत्ते का लिफाफा बनाकर उसमें अंदर रखकर बबूल के बड़े बड़े कांटों से सिल देता। उन दिनों प्रायः लोग पलाश के पत्ते में फूल लपेटकर मंदिरों में पूजा के लिए जाया करते थे। इसलिए मैं भी चिट्ठी की पहचान मिटा देने के हिसाब से पलाश के पत्ते के दोनों में उसे पूजा के फूलों की शक्ल दे देता था। पोखरे के पास गन्ने के खेत थे। मैं उन्हीं गन्ने की फसलों के बीच छिपा रहता था। इस बीच पोखरे के मंदिर के पास उस छात्रा को आते देख मैं जल्दी से उस दोने को वहीं फेंककर पुनः गन्ने के खेत में आ जाता था तथा उस छात्रा द्वारा जवाब में लिखी गई चिट्ठी को वापस लेकर उन अध्यापकों को सौंप देता था। इस तरह मैंने 3 चिट्ठियों का आदान प्रदान उस छुट्टी में सफलतापूर्वक किया था। इस प्रयास में मैं भयंकर रूप से डरा हुआ रहता था, क्योंकि वो छात्रा एक बड़े जमींदार की बेटी थी। अंततः इस त्रिकोणीय कथा का प्रतिफल कुछ भी नहीं निकल सका। 10वीं कक्षा के मध्य में ही उस छात्रा का कहीं अन्यत्र विवाह हो गया। ये छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी मेरे लिए यादगार बन गई थी। हमारे ओझा सोखा तांत्रिक रिश्तेदारों के गांव मंगरपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र थे, किंतु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते लाल बहादुर सिंह से मेरी दोस्ती हो गई। लाल बहादुर सिंह के घर में घोड़ा पाला जाता था, जो उनका इक्का खींचता था। उनके घर वाले जहाँ कहीं भी जाते वो अपने इक्के का इस्तेमाल करते थे। एक दिन लाल बहादुर सिंह अपना इक्का हाँकते हुए हमारे घर आ गए और मुझे लेकर चिरैया कोट चले गए। लाल बहादुर सिंह कम उम्र में ही भयंकर शराबी बन गए थे, अतः उन्होंने चिरैया कोट थाने के पास स्थित देशी शराब के ठेके से एक बोतल शराब खरीदी। उन्होंने एक मीट की दुकान से 1 किलो मीट भी खरीदा। वहीं चिरैया कोट मोड़ पर सड़क के किनारे अहरा लगाकर एक मिट्टी के घड़े में खड़े मसाले वाला मीट पकाना शुरू कर दिया। एक अन्य हंडिया में चावल पकाया गया। लाल बहादुर सिंह ने उस दिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे एक तरह से जबरन शराब पिलाई। पहला घूंट आज भी याद है। उसकी कड़वाहट से सुनसुनी चढ़ गई थी, किंतु थोड़ी देर बाद जब नशा चढ़ना शुरू कर दिया तो स्वेच्छा से पीने की रफ्तार बढ़ गई। हम दोनों मीट चावल के साथ पूरी बोतल खाली करके सड़क के किनारे ज़मीन पर लेट गए। कुछ होश हवास नहीं था। पास में इक्के में बंधा उसका घोड़ा जब तब हिनहिनाता रहा। भयंकर नशे की हालत में उस घोड़े की उपस्थिति सोचकर मुझे बड़ी राहत मिलती थी कि जैसे तैसे घर एकदम पहुंच ही जाऊंगा। शराब पीने के इस पहले ही अवसर ने मुझे नशे में एकदम चकनाचूर कर दिया था, किंतु बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि जब घर वाले इस हालत में मुझे देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। उठकर हम दोनों कुछ कदम चलने का अभ्यास करते,
किंतु भहराकर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते। इस बीच आजमगढ़ से गाजीपुर जाने वाली यूपी रोडवेज की 7 बजे शाम वाली बस भोंपू बजाते हुए हमारे बगल से गुजर गई। उसकी तेज हेडलाइट से हमारी आंखें चौंधिया गईं। हमारे पास कोई घड़ी तो नहीं थी, किंतु इस बस के चिरैया कोट से रोज 7 बजे गुजरने वाली घोषित समय सारणी से मैं ये सोचकर अत्यंत चिंतित होने लगा था कि अपने गांव पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाएगी। मैं बार बार लाल बहादुर सिंह से गांव चलने को कहता तो वो हर बार अपने गांव से जाने की जिद करने लगते। हम दोनों अपनी अपनी जिद पर काफ़ी देर तक अड़े रहे। अंततोगत्वा उस घोर नशे की हालत में लाल बहादुर सिंह की सामंती पृष्ठभूमि जाग उठी और वो काफ़ी देर तक शब्दों में ही मेरी माँ बहन का इस्तेमाल करते रहे। उनके इस व्यवहार से आतंकित होकर मैं एकदम अवाक रह गया था। मैं बिना कुछ बोले लड़खड़ाते हुए वहाँ से 7 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अभी मुश्किल से मैं 50 कदम चला था कि पीछे से तेज़ी से आकर लाल बहादुर सिंह मेरी दोनों टांगों को पकड़कर बैठ गए और गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगे। उनके मुंह से बार बार निकलता, हम तोके कितना गरियौली है। हम दोनों वापस इक्के के पास आ गए और लाल बहादुर सिंह घोड़े को चाबुक से बार बार प्रहार करते हुए मेरे गांव की तरफ चल पड़े। अंधेरी रात में घोड़ा बार बार बिदक कर सड़क पर नहट जाता था। इस प्रक्रिया में उस घोड़े पर सैकड़ों चाबुक पड़ते थे। हम बड़ी मुश्किल से देर रात सोता पड़ने पर अपने गांव पहुंचे। लाल बहादुर सिंह को देखकर रात में किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बैल वाली हौदी में मैंने चारा पानी डाल दिया तथा घोड़े को खूंटे से बांधकर हम दोनों घर के सामने वाले कुएं के जगत पर सो गए। सवेरा होने पर लाल बहादुर सिंह अपना इक्का हाँकते हुए मंगरपुर लौट गए। दूसरे दिन उनके जाने के बाद एक बार फिर मेरा सामना नग्गर चाचा की गालियों की बौछार से हुआ। शराब पीने की इस घटना से घर वालों के इस तर्क को बड़ा बल मिला कि अब मैं एक छंटा हुआ आवारा लफंगा बन गया हूँ। मेरी पढ़ाई छुड़ा देने की मुहिम को एक नया बल मिल गया। शराब पीने वाली बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। गांव के ब्राह्मण हमारे घर वालों से कहते कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। ब्राह्मणों की इस सलाह से घर वाले 100% सहमत हो जाते। ब्राह्मण ये उदाहरण देते कि बबनौटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। हकीकत ये थी कि बबनौटी का कोई बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वो फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। ज़्यादा पढ़ने से पागल होने की अवधारणा को ब्राह्मणों ने इतना प्रचारित कर दिया था कि हमारी दलित बस्ती में सनसनी फैल गई थी। सबसे बड़ी समस्या मेरे पिताजी की थी। घोर अंधविश्वासी तथा धार्मिक होने के कारण वो ब्राह्मणों की हर बात को एकदम सही मान लेते थे। ब्राह्मण यह तर्क देते कि शराब पीना पागलपन की ही निशानी है। उनकी इस बात से पिताजी बिल्कुल आश्वस्त हो जाते थे। एक बार तो ऐसा लगा कि 9वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं बार बार पश्चाताप करता कि लाल बहादुर सिंह के साथ क्यों चला गया। लाल बहादुर सिंह के लिए पिताजी कहते थे कि वो तो बड़े ठाकुर के बेटे हैं, उनसे बराबरी करके चमार का लड़का कहाँ जाएगा। इस संदर्भ में पिताजी एक लोकोक्ति का सहारा लेते हुए कहते, घोड़वा के देखी के मैं ढकिया नाल मराई त काऊ जिंदा रही। पढ़ाई छूट जाने की आशंका से आतंकित होकर मैं मन ही मन बार बार कसम खाता कि अब भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये सब सोच ही रहा था कि पिताजी ने खींचकर दुस्सेसर पांडे के खलिहान में मुझे
दमवरी के काम में लगा दिया। 2 बैलों को जुआठे में नधाकर जौ तथा गेहूं आदि के बाली समेत डंठलों को कुचलने के लिए गुलाई में हाँका जाता था, जिसे दमवरी कहते थे। दमवरी के द्वारा ये डंठल भूसा बन जाते थे, जिससे उसाकर अनाज को अलग कर लिया जाता था। दमवरी करते समय बैलों के मुंह को जाबी यानी रस्सी से बनी जाली से बांध दिया जाता था, ताकि वो जौ गेहूं खा न सके। दमवरी एक बड़ा उबाऊ काम होता था, जिसमें बैलों को दिन भर हाँकना पड़ता था। गर्मी की छुट्टियां बीतने वाली थीं तथा जुलाई 1963 से कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, किंतु मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया था। घर वाले सर्वसम्मति से पढ़ाई छुड़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुके थे। मेरे सामने ये एक बड़ा गंभीर संकट था। मुझे दुखित देखकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगती, किंतु वो भी बेबस थी। वो कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थी। आखिरकार जुलाई आ ही गया। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। बाद में ऊबकर मेरी माँ रात के अपने खाने में से आधा बचाकर ताखा में रख देती, कि जिससे न चाहते हुए भी मैं खाकर स्कूल जाता था। माँ के इस त्याग से द्रवित होकर सुबह खाते हुए मैं अक्सर रो पड़ता था। 10वीं कक्षा में मैं अत्यधिक दुखित रहने लगा। घर का वातावरण एकदम दूषित हो चुका था। मुझे प्रायः गालियों के संबोधन से पुकारा जाता। स्कूल से शाम को घर आते ही पशुओं को चारा पानी देने का काम मुझे सौंप दिया जाता था। रात में सबसे बड़ा संकट ये था कि चिराग न होने से मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाता था। पहले एक ढिबरी जलाकर पढ़ा करता था, किंतु 10वीं कक्षा में उसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। घर में एक लालटेन ज़रूर थी, किंतु घर वाले इसका इस्तेमाल बहुउद्देशीय कार्यों के लिए किया करते थे। अतः रात में ना पढ़ पाना मुझे सबसे ज़्यादा खलता था। उधर स्कूल में हर्ष विषाद का मिश्रित वातावरण तैयार हो चुका था। मेरे अधिकांश अध्यापक बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे, किंतु कुछ सवर्ण छात्र मुझसे बहुत नफरत करते थे। ऐसे छात्रों में एक थे अंबिका सिंह। प्रवृत्ति से वो हिंसक नहीं थे और वो हमेशा शराफत से बात करते थे। उनकी मूल शिकायत ये थी कि कक्षा में अध्यापकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मैं ही क्यों सबसे पहले दे देता हूँ। इनका तकिया कलाम था, तू काहे के बड़ा तेज बनैला। इस तरह के आक्षेपों से मैं कक्षा में कुछ बोलने से हिचक जाता। चूँकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्य अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर अध्यापक बने थे। वो हिंदी पढ़ाते और वो मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जो लड़के मुझसे चिढ़ते उनके बारे में कहते, इन लठवन से मत डरिहा, इनकर ठकुराई ना चली। शीघ्र ही सुग्रीव सिंह मेरे संरक्षक जैसे बन गए। 10वीं कक्षा में समय ज्यों ज्यों बीतता गया, चिंता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती, क्योंकि उन दिनों हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट बहुत बुरा हुआ करता था। मुश्किल से 35% छात्र पास हुआ करते थे। इस संकट के दौरान मेरी कक्षा के एक छात्र चिंतामणि सिंह मेरे लिए बहुत पुरानी, बहुत बड़ी राहत के रूप में प्रस्तुत हुए। वो इस प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के सगे भतीजे थे, जो जिगर संडी गांव के 22 जोड़ी बैलों वाले बड़े जमींदार थे। चिंतामणि सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थे, जिसका एक बड़ा कारण था उनका मृगी रोग से पीड़ित होना।
वो समय समय पर कक्षा में ही बेहोश होकर गिर जाते थे। वो मुझे हमेशा अपने पास बैठाते और कहते कि ज्यों ही उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ने की शुरुआत हो, मैं तुरंत उन्हें पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिला दूं। ऐसा करने से बेहोशी समाप्त हो जाती है। मैं हमेशा वैसा ही करता था। चिंतामणि के पिता लक्ष्मी नारायण सिंह एक बहुत नामी वैद्य थे जो स्वयं उनका उपचार करते थे। चिंतामणि सिंह मेरे घर की परिस्थिति से पूरी तरह परिचित थे। वो मुझसे कहते कि कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाए मैं उसे खाली समय में उन्हें संक्षेप में समझा दिया करूं। मैं वैसा ही करने लगा। छुट्टियों के दिन वो अपने घोड़े पर चढ़कर मेरे घर आ जाते। उनके घर में एक अत्यंत उम्दा किस्म का सफ़ेद घोड़ा पाला जाता था, जिसकी चर्चा उस पूरे क्षेत्र में हुआ करती थी। वो जब भी घोड़ा लेकर आते, दलित बस्ती के हर उम्र के लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। ऐसे ही मेरे एक अन्य सहपाठी महेंद्र सिंह थे, जो मेरे गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित चक्रपानपुर में रहने वाले थे। महेंद्र सिंह के घर में हाथी पाला जाता था। वो भी कभी कभी अपने महावत के साथ हाथी पर बैठकर मुर्दहिया के जंगल स्थित पीपल तथा बरगद की डालियां काटकर ले जाने के लिए हमारे गांव आते थे। पत्ते समेत इन डालियों को हाथी बड़े चाव से खाते थे। महेंद्र सिंह अपने गांव लौटते हुए हाथी पर बैठे बैठे मेरे घर के सामने आ जाते और मुझसे मिलकर वापस जाते। इन 2 बड़े हाथी घोड़े वाले जमींदारों के लड़कों के चलते दलित बस्ती में मेरी इज्जत काफ़ी बढ़ गई थी, किंतु घर वालों की निगाह में आवारागर्द हो गया था। ऐसे ही एक रविवार के दिन चिंतामणि सिंह मेरे घर आए। मैं उस दिन सुदेसर पांडे के खेत को जौ की बुआई के बाद समतल करने के लिए हिंगा चलाने गया था। साथ में पिताजी भी थे। घर पर मेरी अनुपस्थिति के दौरान नग्गर चाचा ने मेरे लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बताया कि मैं सुदेसर पांडे के खेत पर गया हूँ। चिंतामणि सिंह अपना घोड़ा लिए पूछते हुए सुदेसर पांडे के खेत पर आ गए। उस दिन वो बहुत द्रवित हुए। वो मुझे लेकर मेरे घर के दक्षिण में स्थित गुदिया नामक सिवान के पास कुएं पर बैठकर बड़ी देर तक बात करते रहे। वहीं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रोज़ शाम को उनके गांव जाकर रात में टिक कर उन्हें पढ़ाऊं तथा रात का खाना उनके घर में ही खा लिया करूं। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे सुनकर मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया, किंतु मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मैं घर के जंजाल से छुटकारा पाना चाहता था। साथ ही इस बात की भी खुशी थी कि अब मेरी माँ को रात में अधपिटवा खाना से कुछ राहत मिल जाएगी। उन्हीं दिनों स्कूल के मंदिर पर दशहरे का मेला लगा हुआ था। परंपरा के अनुसार इलाके के कई जमींदार अपने हाथी घोड़ों के साथ मेले की दौड़ में हिस्सा लेते थे। चिंतामणि सिंह के चाचा बहुत अच्छे घुड़सवार थे। उस मेले में वो अपने घोड़े को हवा की तरह उड़ाते थे। इसी मेले के दूसरे दिन से मैं रोज़ शाम को करीब 1.5 घंटे पैदल चलकर चिंतामणि सिंह के गांव जिगरसंडी चला जाता। उनका एक बहुत बड़ा मकान था, जिसके बगल में एक बहुत लंबा चौड़ा अलग से बरामदा था, जिसमें उनके 22 जोड़ी बैल बांधे जाते थे। उसी बरामदे से सटे 3-4 कमरे थे। एक कमरे में उनका घोड़ा बंधा रहता था। एक अन्य कमरे में रात में उनके 2 दलित मजदूर सोते थे, जो बैलों की देखभाल के लिए रखे गए थे। रात में चिंतामणि सिंह अपने घर में से खाना लाकर एक मजदूर की थाली में डाल देते। मैं जब खा लेता था तो वो मजदूरों को खिलाते थे। रात में वो मुझे इतना ज़्यादा खिला देते थे कि सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। रात का खाना खाने के बाद वहीं एक कमरे में
कुर्सी टेबल रखा गया था जिस पर बैठकर मैं चिंतामणि सिंह को पढ़ाया करता था। मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता वो थोड़ी देर बाद ऊँघने लगते। मैं उन्हें जगा जगा कर पढ़ाने पर मजबूर करता। सोने के लिए अपने घर के अंदर चले जाते और मैं उन्हीं मजदूरों के कमरे में सो जाता। सवेरा होते ही मैं अपने गांव वापस आ जाता। इसके बाद मैं स्कूल चला जाता। वो गणित, रेखागणित तथा अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे। वैसे मैं हाई स्कूल में निर्धारित 5 विषयों को बारी बारी से उन्हें रोज़ पढ़ाता था, किंतु उक्त तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देता था क्योंकि उन दिनों सबसे ज़्यादा छात्र इन्हीं विषयों में फेल हो जाते थे। रात में पढ़ाते समय सबसे रोचक बात ये होती थी कि बगल में बंधा उनका घोड़ा बीच बीच में हिनहिना उठता, जिसे सुनकर मेरा पूरा ध्यान घुड़सवार होकर घर से भागते हुए गौतम बुद्ध की तरफ चला जाता था तथा कुछ समय के लिए मैं एक गंभीर दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था। घर से भागने की कल्पना बार बार जागृत हो जाती थी। स्वतः स्फूर्त ढंग से ये विचार भी उत्पन्न होता था कि चिंतामणि सिंह का घोड़ा चुराऊं या उस पर बैठकर बुद्ध की तरह भाग जाऊं। ऐसा सोचते सोचते मैं एकदम गंभीर हो जाता था। ऐसा देखकर चिंतामणि सिंह बार बार गंभीरता का कारण पूछते। मैं उन्हें हर बार बहका देता और कहता कि कोई कारण नहीं है। इसी तरह चिंतामणि सिंह के घर पर एक अन्य दृश्य मुझे बहुत आकर्षक लगता था। उनके 22 जोड़ी बैल एक कतार में गड़ी हौदियों में एक साथ चारा खाते हुए बड़ा मोहक दृश्य पैदा कर देते थे। उनके सारे बैल हष्ट पुष्ट होते थे। आज जब मैं उनके 22 जोड़ी बैलों को याद करता हूँ तो अचानक मेरे दिमाग में सुत्त पिटक में वर्णित प्राचीन कोसल क्षेत्र का वो ब्राह्मण याद आ जाता है जो अपने 14 बैलों की चोरी के चलते बहुत दुखित रहता था। एक बार उसके गांव के पास गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। किसी ने उस ब्राह्मण से कहा कि वो बुद्ध के पास चला जाए तो उसका दुख समाप्त हो सकता है, क्योंकि बुद्ध दुखों पर विजय प्राप्त करके हमेशा सुखी रहते हैं। जब वह ब्राह्मण बुद्ध से मिलने जा रहा था तो रास्ते में सोच सोचकर बड़बड़ाता जाता कि बुद्ध शायद इसलिए सुखी रहते होंगे क्योंकि उनके 14 बैल चोरी नहीं हुए होंगे, या वो इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनके अन्नगार में चूहे व्यायाम नहीं करते होंगे, या वो इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी खटिया में उड़स यानी खटमल नहीं होंगे, या वो इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनकी पत्नी रोज सुबह 5 प्रहार से उन्हें जगाती नहीं होगी, आदि आदि। इस तरह दिसंबर 1963 तक करीब 3 महीने तक मैं उन्हें पढ़ाने जिगरसंडी जाता रहा। उधर महीने में एक बार मंगरपुर वाले लाल बहादुर सिंह अपना इक्का लिए मेरे स्कूल पर अवश्य आ जाते और वहीं से मुझे लेकर बरहलगंज बाज़ार चले जाते थे। बरहलगंज बाज़ार में भी एक देशी शराब खाना था जहां बैठकर लोग देर रात तक शराब पीते रहते थे। उन दिनों ऐसे शराब खानों में 2 प्रकार का मिट्टी का भरूका होता था, एक छोटा तथा दूसरा उससे दुगना बड़ा। छोटे भरूके में 8 आने तथा बड़े में 1 रुपये की शराब मिलती थी। इन भरूकों को लोग चुक्कड़ कहते थे। शराब खाने के सामने विभिन्न प्रकार के चिकनों के ठेले लगे रहते थे। चने की मसालेदार घुघरी, तली हुई कलेजी तथा मछली आदि को चिकना कहते थे। पहली बार शराब पीने की घटना से उत्पन्न परिस्थिति के कारण मैं बिल्कुल डरा हुआ रहता था, किंतु न जाने क्यों लाल बहादुर सिंह की आत्मीयता के चलते मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था और हमेशा उनके साथ चल देता था। मैं उनसे विनती करता कि बड़ा चुक्कड़ नहीं पी पाऊंगा, इसलिए वो मेरे लिए छोटा तथा अपने लिए बड़ा चुक्कड़ लाते। विभिन्न चिकनों के साथ मैं 2 छोटे चुक्कड़ पीता, किंतु लाल बहादुर सिंह
4 बड़े चुक्कड़ पी जाते थे। इस तरह वो मुझे खिलाने पिलाने में खूब खर्च करते। वो जब भी मुझे बरहलगंज के शराब खाने में ले जाते, मैं वहीं से सीधे चिंतामणि के गांव चला जाता था। ऐसे अवसरों पर वो मुझे रात का खाना खिलाकर सो जाने के लिए कह देते थे। बेहने पढ़ल जाई, ये कहकर वो स्वयं सोने चले जाते थे। चिंतामणि सिंह का जिक्र होते ही मेरी माँ शंकर भगवान की प्रार्थना करते हुए उनकी मिर्गी ठीक हो जाने की गुहार लगाती रहती थी। सन 1964 का नया साल आने वाला था और आगामी मार्च में 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा होने वाली थी। मुश्किल से 2 महीना बाकी था, इसलिए चिंतामणि सिंह की चिंता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने एक नया सुझाव मेरे सामने रखा। जैसा कि हमने पहले बताया है कि हमारे स्कूल के पास वाले प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह उनके सगे चाचा थे, जो उनके संयुक्त परिवार में रहते थे। चिंतामणि सिंह ने मुझसे कहा कि उनके गांव आने जाने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उसी प्राइमरी स्कूल पर टिककर रात में पढ़ाई की जाए। अतः वो अपने चाचा से रोज़ स्कूल बंद हो जाने के बाद चाबी ले लेते थे। उन्हीं के गांव के 2 अन्य लड़के तेज बहादुर सिंह तथा मोहम्मद हनीफ ने भी वहीं टिककर मुझसे पढ़ने की इच्छा जाहिर करी। चिंतामणि सिंह का एक नौकर उनके घर से रोज़ शाम को चावल, दाल, आटा, सब्जी आदि लेकर प्राइमरी स्कूल पर आ जाता तथा रात का खाना वहीं पकाकर हम सबको खिलाता था। इस भोजन व्यवस्था के दौरान चिंतामणि सिंह एक दिन अपने घर से 32 साल पुराना चावल लाकर पकवाए। उस दिन उन्होंने इस तथ्य का रहस्योद्घाटन किया कि उनके घर में 3 साल से कम पुराना चावल कभी नहीं खाया जाता। उन्होंने ये भी बताया कि एक परंपरा के अनुसार उनके घर में सन 1932 से लेकर तब तक यानी 1964 तक हर साल के मनोमन चावल अलग अलग मिट्टी से बने बड़े बड़े कुंडों में रखे हुए हैं। उनकी संपन्नता का ये एक छोटा नमूना था, किंतु उस 32 साल पुराने चावल का स्वाद बड़ा कड़वा था, जो सिर्फ मसालेदार सब्जी से ही खाया जा सकता था। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया है, तो उनकी प्रक्रिया थी, इतना पुराना चाउर में तो ढोला रेंगत हुई है। 10वीं के फाइनल इम्तहान से पहले 2 महीने तक हम उसी प्राइमरी स्कूल पर रात में टिककर पढ़ाई करते रहे, या यूं कहें कि मैं पढ़ाता रहा और वो पढ़ते रहे। चिंतामणि सिंह से दोस्ती से उत्पन्न शिक्षा के ये प्रकरण तब तक के मेरे जीवन के सर्वोत्तम क्षण थे। सबसे ज़्यादा मेरी माँ ये सोचकर बहुत राहत महसूस करती थी कि मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे थे। इस बीच मैं अपने घर का विषैला वातावरण लगभग भूल गया था। इस दौरान एक बड़ा संकट आया था। 10वीं के फाइनल इम्तहान के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। कुल 30 रुपये फीस जमा करना था। उन दिनों 30 रुपये एक बड़ी धनराशि थी। मेरी जैसी उस परिस्थिति में इतना धन उपलब्ध होना निश्चित रूप से एक बड़ा संकट था। घर से किसी तरह की सहायता पहले से ही बंद हो चुकी थी। मेरी दुर्दशा देखकर वही हिंदी वाले अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं 30 रुपये फीस के रूप में जमा कर दिए। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि और भी ज़रूरत पड़ने पर वो सहायता करते रहेंगे। स्कूल के एक अन्य अध्यापक राम वृक्ष सिंह, जो पीटी मास्टर थे, ने भी सहायता की पेशकश की। स्कूल में उनकी ख्याति एक सुरीले गायक के रूप में थी। राम वृक्ष सिंह भी सुग्रीव सिंह की तरह मेरे साथ बड़े सम्मान से पेश आते थे। मैंने राम वृक्ष सिंह से कोई सहायता नहीं ली,
किंतु उस चिंताजनक संकट की घड़ी में ये दोनों अध्यापक मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। परीक्षा का फॉर्म भरने के 1.5 महीने बाद यूपी बोर्ड इलाहाबाद से स्कूल पर सूचना आई कि हमें परीक्षा देने चंडेसर डिग्री कॉलेज जाना पड़ेगा। ये कॉलेज हमारे स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित था। 5 विषयों की परीक्षा का टाइम टेबल पूरे महीने भर जारी रहने वाला था, जिसका अर्थ ये था कि वहाँ हमें 1 महीना टिकना था। चंडेसर डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी एक साधु चंद्रबली सिंह ब्रह्मचारी थे। इस कॉलेज में भी क्षत्रियों का बोलबाला था तथा ये मारपीट के लिए कुख्यात था। ये कॉलेज बहुत विशाल था, जहाँ करीब दर्जन भर हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। उन दिनों चंडेसर परीक्षा केंद्र पर दलित परीक्षार्थियों में से अनेक जातीय हिंसा के शिकार हो जाते थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था, जिससे परीक्षा के दौरान स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती थी। अनेक स्कूलों से जो छात्र यहाँ परीक्षा देने आते थे, वो अपने ही स्कूल के दलित छात्रों को अकारण पीट दिया करते थे, जिसके चलते कई छात्र गंभीर चोट लग जाने के कारण परीक्षा से वंचित हो जाते थे। परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पूर्व चिंतामणि सिंह मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर चंडेसर ले गए ताकि कहीं रुकने की व्यवस्था की जा सके। कॉलेज के पास एक छोटा सा बाजार था, जिसमें चिंतामणि सिंह ने अपने लिए एक कमरा किराए पर लिया, जिसका पूरे 1 महीने का किराया 5 रुपये था। चिंतामणि सिंह मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु मकान मालिक ने पहले ही साफ कह दिया था कि किसी चमार सियार को नहीं रहने दिया जाएगा। मकान मालिक की इस शर्त से चिंतामणि सिंह बहुत परेशानी में पड़ गए थे, किंतु इसके निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं था। अतः अपने मंगरपुर वाले तांत्रिक रिश्तेदार के बेटे दीपचंद, जो चंडेसर के हाई स्कूल के छात्र थे, से मिलकर मैंने मकान संकट के बारे में बात की। दीपचंद स्वयं चंडेसर से करीब 1 किलोमीटर पश्चिम धरवारे मोड़ पर एक दलित के घर में 2 अन्य छात्रों के साथ रहते थे। वो मुझे चंडेसर कॉलेज के दक्षिण में स्थित दलित बस्ती में ले गए। ये बस्ती काफ़ी विशाल थी, जिसमें कई संपन्न परिवार रहते थे। ऐसे ही एक परिवार के मालिक थे रूपराम। वो मुफ्त में मुझे पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रखने पर राज़ी हो गए। रूपराम परीक्षा के दौरान दलित छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 1963 की परीक्षा के दौरान उनकी बस्ती में रह रहे 4 परीक्षार्थियों पर रास्ते में ही उन्हीं के स्कूल के सवर्ण छात्रों ने हॉकी से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया था। यद्यपि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किंतु तत्कालीन वातावरण से मैं काफ़ी भयभीत हो गया। रहने का इंतज़ाम हो जाने के बाद मैं चिंतामणि सिंह के साथ घर वापस चला गया। हमारी परीक्षा 4 मार्च 1964 को शुरू होने वाली थी, अतः हमें 2 दिन पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना था, जिसके लिए मुझे पूरे 1 महीने के राशन पानी का इंतज़ाम करना था। मेरे घर का पूरा वृहद संयुक्त परिवार मेरे खिलाफ असहयोग पर उतारू था। मेरी माँ 10-15 दिन तक सुदेसर पांडे के यहाँ किए गए काम के बदले मिलने वाली बनी उन्हीं के घर छोड़ रखी थी, ताकि वो इम्तिहान स्थल पर मेरे खान पान के काम आ सके। बनी में मिले जौ को लाकर मेरी माँ ने जांता में पीसकर आटा मुझे चंडेसर ले जाने के लिए दे दिया। साथ में कुछ मटर की दाल तथा लाटा भी था। पिताजी ने सुदेसर पांडे से 10 रुपया उधार मांगकर बाकी खर्चे के लिए दिया। इस पूंजी के साथ गठरी मुठरी लिए मैं जहानागंज तक पैदल जाकर वहां से 8 आना किराया देकर इक्के द्वारा 2 दिन पहले चंडेसर पहुंचा।
जिस इक्के से मैं चंडेसर जा रहा था, उसका इक्केवान घोड़े को चाबुक से मारता कम किंतु गालियां बहुत देता था। उसके अंदर मेरे नग्गर चाचा की छवि एकदम साकार हो उठी थी। उस दिन करीब पौन घंटे के सफर में वो घोड़ा सैकड़ों गालियों से नवाजा गया। इक्केवान के व्यवहार से मैं सहम गया था। ऐसा लगता था कि मानो वो सारी गालियां मुझे ही पड़ रही थीं। चंडेसर पहुंचने के बाद इक्का से उतरकर मैं करीब 1 किलोमीटर दक्षिण स्थित दलित बस्ती में रूप राम के घर पहुंचा। उनके घर एक अन्य स्कूल का छात्र दर्शन भी रहने आया था। हम दोनों अपना खाना उनके घर के सामने ईंट के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर बना लेते थे। 4 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली थी। चिंतामणि सिंह ने परीक्षा के एक दिन पूर्व शाम को मुझे अपने निवास पर बुलाया था ताकि मैं परीक्षा की तैयारी कर सकूं। मैं निर्धारित समय पर उनके निवास पर गया तो देखा कि पहले से ही तेज बहादुर तथा मोहम्मद हनीफ वहां मौजूद थे, किंतु सबसे चौंकाने वाली उपस्थिति थी हीरा लाल की, जो मुझे बात की बात में गालियां दे पड़े थे। मुझे देखते ही हीरा लाल ने कहा, "का रे चमरा, तो हियों आए गए ले?" इस पर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं। मेरा इतना कहना था कि हीरा लाल मेरे ऊपर शेर की तरह झपट पड़े और जब तक चिंतामणि सिंह उन्हें पकड़ते वो तब तक मुझे 4 चांटे लगा चुके थे। ये वही हीरा लाल थे जो मुझे बुलाने के लिए हमेशा चमरा चमरा शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। चिंतामणि के निवास से जाने के पहले उन्होंने मुझे ये कहकर धमकाया कि देखत हूं तू कैसे इम्तिहान देला। हीरा लाल के व्यवहार से मैं बहुत डर गया था। उस समय जातीय हिंसा के लिए कुख्यात चंडेसर मेरे लिए साकार हो उठा। इस घटना से मैं इतना आहत हुआ कि चिंतामणि के लिए इम्तिहान की पूर्व संध्या पर कोई तैयारी नहीं करवा सका। बड़े दुखित मन से मैं आंसू बहाते हुए रूप राम के घर वापस आ गया। मुझे अत्यंत परेशान देखकर वो कारण पूछने लगे। हिचकते हुए मैंने घटना बयान कर दी। वैसा सुनते ही रूप राम उठकर खड़े हो गए और पास पड़ोस के लोगों को बुलाने लगे। वो कहते रहे कि अभी बस्ती से 10-15 आदमी लाठी भाला लेकर चलते हैं और उसका हाथ पैर तोड़कर वापस आ जाते हैं। बिरादरी के लइकवन के ई गुंडा हर साल पीटी दैले, ये पर रोक लगे के चाहिए। ऐसा कहते हुए रूप राम अपने घर के अंदर चले गए और लाठी में लगे एक नुकीले भाले के साथ बाहर आ गए। उस दिन रूप राम का रूप देखते ही बनता था। वो अत्यंत उत्तेजित थे। यद्यपि वो मेरे लिए बिल्कुल नए थे, किंतु दलित समुदाय के प्रति उनकी एकजुटता बेजोड़ थी। यदि मैं रूप राम की उत्तेजना का जरा भी शिकार हो जाता तो उस दिन हीरा लाल की खैर नहीं थी। मैं बार बार यही सोचने लगा कि यहाँ तो रूप राम सबसे निपट लेंगे, किंतु जब वापस गांव चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने रूप राम को जैसे तैसे शांत किया। मैंने जब उनसे ये कहा कि यदि हम हिंसक लफड़े में फंस गए तो शायद हाई स्कूल की परीक्षा ठीक से नहीं दे सकेंगे और सब कुछ चौपट हो जाएगा। मेरी इस बात से सहमत होकर उन्होंने मारपीट वाला अपना इरादा छोड़ दिया। किंतु जिस जिस दिन हमारी परीक्षा होती, रूप राम हमेशा 4-5 लठैतों के साथ हमें परीक्षा स्थल तक पहुंचाकर वापस आ जाते थे तथा 3 घंटे बाद वो पुनः परीक्षा स्थल से हमें अपने घर लाते थे। इस तरह चंडेसर के उस अपरिचित वातावरण में रूप राम मेरे लिए एक विश्वस्त संरक्षक सिद्ध हुए। सबसे ज्यादा डर परीक्षा के अंतिम दिन यानी 28 मार्च 1964 को था, क्योंकि अंतिम दिन की परीक्षा के बाद हिंसक गतिविधियां काफी बढ़ जाती थीं। उस दिन हमारी अर्थशास्त्र की परीक्षा थी, जो दोपहर बाद होने वाली थी। पूरी परीक्षा के समय
रूपराम अपने दल बल के साथ चंडेसर कॉलेज के बाहर सड़क पर विद्यमान रहे। 5 बजे परीक्षा समाप्त होते ही वो मुझे लेकर अपने घर आए। वास्तव में मैं हीरा लाल के व्यवहार से मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत भयभीत हो गया था। ये भय इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैंने डर के मारे परीक्षा के दौरान चिंतामणि सिंह के निवास पर उन्हें इम्तिहान की तैयारी में मदद करने से एकदम मना कर दिया था। इसका एक कारण ये भी था कि हीरा लाल चिंतामणि सिंह के निवास से थोड़ी दूर पर ही रहते थे। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि यदि अपने खिलाफ जातीय हिंसा के चलते कोई पेपर छूट गया तो भविष्य की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। चंडेसर के 1 महीने के प्रवास के दौरान मैं गौतम बुद्ध और हीरा लाल के बीच किसी सर्कस के झूला नट की तरह इधर से उधर उछलता रहा। अंतिम परीक्षा के बाद मैं 29 मार्च 1964 को चंडेसर से वापस अपने गांव धर्मपुर लौट आया। मैं पहली बार इतने लंबे समय तक घर से बाहर रहा। मेरी माँ और दादी मेरी अनुपस्थिति में बहुत चिंतित रहीं। अतः घर वापस आने पर सबसे ज्यादा खुशी इन्हीं दोनों को हुई। इसी इम्तिहान के बाद पूरे 3 महीने की छुट्टियां थीं, किंतु भविष्य पूर्णतः अनिश्चित। बड़ी बेकरारी से परीक्षा फल का इंतजार होने लगा था, जो मध्य जून के आसपास निकलने वाला था। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि 10वीं के बाद पढ़ाई की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि हमारी करियात में कोई इंटर कॉलेज नहीं था, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ चंडेसर या आजमगढ़ में टिककर पढ़ना संभव हो सकता था। कुल मिलाकर ये सब कुछ मेरे लिए असंभव था। यही चिंता मुझे खाए जा रही थी। इस लंबी छुट्टी के दौरान पिताजी ने एक बार फिर मुझे सुदेश्वर पांडे के खलिहान में दमवरी में लगा दिया। साथ ही साथ उनका रहट भी हाँकना पड़ता था। बीच बीच में दलित बस्ती की आती जाती बारातों में शास्त्रार्थ के लिए मेरी खूब मांग होती रहती थी। ऐसी ही एक बारात हमारी बस्ती के करीब 10 किलोमीटर दूर मंदे नामक गांव में गई थी। वहां मेरे चचेरे चाचा बीसू के बेटे जगलू की शादी होने वाली थी। मजलिस के दौरान शास्त्रार्थ शुरू हो गया। घराती पक्ष ने अपने को हारता पाकर खीजवश लाठियां निकाल ली। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष लड़ाई के लिए आमने सामने खड़े हो गए। मेरे गुस्सैल नग्गर चाचा ने चिल्ला चिल्लाकर बारातियों से कहा कि वो घरातियों पर हमला बोल दें। मंदे गांव के कुछ बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर सबको शांत किया, किंतु बाराती नग्गर चाचा के नेतृत्व में बिना खाए पिए अपने गांव वापस चले गए। अभी हम सब मंदे गांव के बाहर पहुंचे ही थे कि घराती पक्ष के लोग दौड़ते हुए आए और बारातियों के पैरों पर गिरना शुरू कर दिए। बारात वापस लौटने पर राजी तो हो गई, किंतु नग्गर चाचा ने शर्त पेश कर दी कि घराती पक्ष सुअर भात खिलाए। इस शर्त पर बारात मंदे वापस गई और घर वालों को सुअर भात का इंतजाम करना पड़ा। उस दिन दोपहर का खाना हम सभी देर शाम को खाकर अपने गांव रात में वापस आ गए। मंदे की घटना से गांव में मैं बहुत सम्मानित हुआ था। विशेष रूप से जब नग्गर चाचा खुश होते थे तो मुझे लगता था कि अब भविष्य में पढ़ने वाली समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि घर में उनकी ही मर्जी से सब कुछ होता था। इस बीच जिस दिन सुदेश्वर पांडे के यहाँ काम नहीं होता, उस दिन मैं गाय भैंसों को लेकर मुर्दहिया पर चराने चला जाता था। इसी तरह छुट्टियों के दिन बीतते रहे। एक ऐसा ही दिन था 27 मई 1964 का। मुन्नर चाचा गांजा लेकर अमठा गए थे। वापस घर आने पर उन्होंने बस्ती में सबको बताना शुरू कर दिया कि उन्हें अमठा के ठाकुरों से पता चला कि नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे। नेहरू जी की मौत पर सबसे ज्यादा अविश्वास मुझे हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि नेहरू चाचा जैसा बड़ा आदमी कैसे मर सकता था।
उन दिनों हमारे पूरे गांव, यहाँ तक कि आसपास के किसी गांव में किसी के भी पास रेडियो या ट्रांजिस्टर नहीं था। अखबार की कल्पना तो बिल्कुल असंभव थी। अतः सूचना का कोई साधन न होने से अटकलबाजियों का बाजार गर्म था। किंतु शाम होते होते चारों तरफ गांव में ये खबर फैल गई थी। व्यक्तिगत रूप से मैं नेहरू जी की मृत्यु से बहुत दुखित हुआ था। उस दिन गांव के कई ब्राह्मणों ने रात का खाना नहीं खाया। 7 साल पूर्व 1957 के आम चुनावों के दौरान कौड़ा तापते मुन्नर चाचा द्वारा नेहरू के बारे में बताई गई वो बातें कि वो रूस से सीखकर समूही खेती, चकबट के बाद हकबट तथा योजना आदि लागू करेंगे, मुझे बार बार याद आती रही। इस बीच हाई स्कूल के परीक्षा फल के निकलने का दिन नजदीक आ रहा था, जिसके कारण मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था। उन दिनों परीक्षा फल देखने आजमगढ़ जाना पड़ता था, क्योंकि परीक्षा फल सैकड़ों पन्नों का मोटा गजट होता था, जिसमें नाम तथा रोल नंबर दोनों होता था। ऐसा गजट शहर के कुछ अखबार विक्रेता खरीदकर अपने पास रोडवेज स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रखकर एक एक छात्र से 8 आना लेकर परीक्षा फल दिखाते थे। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 6 जून 1964 को परिणाम आने वाला है। मेरे जैसे तमाम छात्र भागे भागे जहानागंज पहुंचे। वहां आजमगढ़ से आने वाले हर एक इक्का सवार पैसेंजरों से हम सभी पूछते रहे कि परीक्षा फल आया या नहीं। नकारात्मक उत्तर पाकर हमें बड़ी निराशा होती थी। इस तरह 6 जून से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक हम प्रतिदिन जहानागंज जाते रहे और शाम तक वहीं रहकर पैसेंजरों से नकारात्मक उत्तर पाते रहे। परीक्षा फल के इंतजार के दौरान जहानागंज के एक विचित्र साधु छात्रों के लिए सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र बन गए थे। जहानागंज बाजार तथा आजमगढ़ जाने वाली सड़क के बीच एक बगीचा था। वहीं एक पेड़ के नीचे साधु बाबा रहते थे। उनकी विशेषता ये थी कि वो पूर्णतः मौन व्रती थे, किंतु सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात ये थी कि वो वर्षों से 24 घंटे खड़े रहते थे। वो खड़े खड़े ही सोया करते थे। वो 2 नजदीक वाले पेड़ों में एक मोटा रस्सा बांध कर रखते थे। कभी कभी उसी रस्से पर अपना सर लटकाकर आराम कर लेते थे। कुछ पूछने पर वो एक स्लेट पर खड़िया से लिखकर उत्तर देते थे। हमेशा खड़े रहने के कारण लड़के उन्हें खड़खड़िया बाबा कहते थे। मैं भी अन्य लड़कों के साथ खड़खड़िया बाबा के यहाँ चला जाता था और उनसे पास होने के लिए आशीर्वाद मांगता। बाबा लिखकर दिखाते कि हम पास हो जाएंगे। धीरे धीरे खड़खड़िया बाबा के यहाँ छात्रों की भारी भीड़ जमा होने लगी। अतः बाबा ने एक एक का उत्तर देने के बदले स्लेट पर यह लिखकर कि तुम सभी पास हो जाओगे पेड़ पर टांग दिया। जाहिर है बाबा उत्तर लिखते लिखते ऊब गए थे। आखिरकार परीक्षा फल निकलने के एक दिन पहले जहानागंज में आजमगढ़ से लौटते हुए एक छात्र ने बताया कि कल यानी 18 जून 1964 को परिणाम अवश्य ही प्रकाशित हो जाएगा। उस दिन मैं पड़ोस के गांव मठिया के कुबेर राम, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, से साइकिल लेकर परीक्षा फल देखने आजमगढ़ रवाना हो गया। अभी मैं चंडेसर तक पहुंचा ही था कि घनघोर बारिश होने लगी। चंडेसर के बाहरी हिस्से में सड़क पर दोनों तरफ अनेक पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे। मैं बुरी तरह भीग गया था। वहीं एक पीपल की घनी छाया के नीचे मैं खड़ा होकर पानी बंद होने का इंतजार करने लगा। अचानक मैंने देखा कि हमारे स्कूल के सहपाठी कर्मवीर सिंह उल्टी दिशा यानी चंडेसर से आते दिखाई दिए। मुझे देखकर मेरे पास आकर उन्होंने अपनी साइकिल रोक दी और बोल पड़े, तो कहाँ जात होवे रे, ता फर्स्ट आ गई।
उन्होंने ये भी बताया कि चंडेसर कॉलेज के गेट पर एक आदमी 8 आना लेकर परीक्षा फल दिखा रहा है। वो तृतीय श्रेणी में पास हुए थे। मेरे साथ कर्मवीर सिंह पुनः चंडेसर कॉलेज चल पड़े। 8 आना देकर जब मैंने अपने स्कूल वाला पन्ना देखा तो सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी की लिस्ट में मेरा अकेला नाम था। 4 लड़के द्वितीय श्रेणी में, 8 लड़के तृतीय श्रेणी में पास थे। यानी हमारे स्कूल के 46 लड़कों में सिर्फ 13 पास हुए थे। सबसे ज्यादा मुझे दुख था ये देखकर कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए थे। हीरालाल भी फेल थे। जहां तक मेरी अपनी अनुभूति का सवाल था, वो खुशी से कहीं ज्यादा आश्चर्य वाली थी। जिस परिस्थिति में मैंने इम्तिहान दिया था, उसमें इस तरह के परिणाम की आशा बहुत कम थी। मेरा परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि बाबा हरिहर दास के उस स्कूल में पहले कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ था। इस स्कूल की स्थापना आजादी के तुरंत बाद हुई थी। चंडेसर से परीक्षा फल देखने के बाद वापस लौटते हुए उस पीपल के पेड़ के पास पुनः रुककर मैंने उसकी जड़ों को प्रणाम किया, जिसके नीचे कर्मवीर सिंह ने सबसे पहले परिणाम सुनाया था। उस वक्त मैं बहुत अंधविश्वासी हो गया था। ऐसा लगता था कि मानो बुद्ध की ही तरह पीपल के नीचे मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय मैं एक अजीब अनुभूति से गुजरा था। जहानागंज पहुंचकर मैंने एक बार फिर खड़खड़िया बाबा को प्रणाम करके उन्हें बताया कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया। उन्होंने स्लेट पर लिखकर दिखाया, आगे भी। जब वापस घर पहुंचा तो मैंने परीक्षा फल बताया। विशेष रूप से मेरी दादी को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे समझाऊं। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वो बहुत खुश हुई। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। बाबा के घर आने की खबर चारों तरफ फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस पूरे क्षेत्र के सवर्णों में चमड़ा टाप कैले की ध्वनि गूंज उठी। मेरे गांव के अनेक ब्राह्मण भी घर आकर मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, किंतु वो सभी पुनः ये बताना नहीं भूलते थे कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि मेरे गांव के ब्राह्मण मुझे हर हाल में पागल होने से बचा लेना चाहते थे। वो ये भी कहते कि अगर जगजीवन राम को पता चल जाए कि ये लड़का प्रथम श्रेणी में पास हो गया है तो वो 2-3 हजार रुपये महीने की नौकरी तुरंत दिला देंगे। ब्राह्मणों के साथ साथ घर वाले भी मुझे पागल होने से बचाने पर एकदम उतारू थे। ऊपर से 2-3 हजार रुपये की नौकरी की महत्वाकांक्षा से पूरा घर ही बेकरार हो गया। प्रथम श्रेणी में मेरा पास होना ही मेरे लिए नई दुर्गति लेकर आया। सन 1964 में तो केंद्रीय मंत्रियों का भी वेतन 2-3 हजार रुपये नहीं होता था, किंतु मेरे गांव के ब्राह्मणों ने ये विशेष नया वेतनमान मेरे लिए न जाने कहां से निर्धारित कर दिया था। ब्राह्मणों की बातों से मेरे घर वाले पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे, अतः आगे की पढ़ाई का रास्ता एकदम असंभव हो गया। कुल मिलाकर मेरे गृह त्याग की भूमिका बिल्कुल परिपक्व हो चुकी थी। बोधगया से लेकर मुर्दहिया तथा चंडेसर तक के वो तमाम पीपल के पेड़ मेरी कल्पना में झूमने लगे। मन में ये विचार भी उठता कि दादी द्वारा भरूकी में भरकर 37 बिस्टौरिया गड़े चांदी के सिक्कों को चुरा कर घर से भाग जाऊं, किंतु तुरंत ये सोचकर सहम जाता था कि ऐसा करना दादी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। वैसे मांगने पर दादी उन सिक्कों को मुझे अवश्य दे देती, किंतु घर से कभी भागने नहीं देती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार था रो रो कर प्रेम प्रदर्शन।
इस तरह मेरे सामने सारे रास्ते बंद नजर आते थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि चिंतामणि फेल हो गए थे। अन्यथा उन्होंने मुझसे बहुत पहले कहा था कि हाई स्कूल पास करने के बाद हम एक ही कॉलेज में आजमगढ़ जाकर पढ़ेंगे तथा साथ ही रहेंगे। उनका यह भी कहना था कि वो अपने घर से हर माह 10-20 किलो चावल दाल आदि लाया करेंगे, जिससे हम दोनों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। इसके बदले वो चाहते थे कि मैं उन्हें पढ़ाई में सहायता करता रहूं, किंतु उनके फेल होने के साथ ही ये सारी योजनाएं धराशाही हो गई थी। मैं घबराकर एक दिन के लिए अपने ननिहाल तरवा चला गया। मेरे चचेरे मामा राम खिलावन राम आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि डीएवी कॉलेज में 11वें दर्जे में सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही दाखिला दिया जाता है और हर दलित छात्र को सरकार की तरफ से 27 रुपया महीना वजीफा मिल जाता है, जिससे पढ़ाई का खर्चा चल जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि आजमगढ़ के मातबरगंज मोहल्ले में लाल डिग्गी के पास एक सरकारी हॉस्टल है, जिसमें दलित लड़कों को मुफ्त में रहने दिया जाता है। राम खिलावन मामा उसी हॉस्टल में स्वयं रहते थे। उनके द्वारा दी गई ये जानकारी मेरे लिए युगांतकारी सिद्ध हुई। उन्होंने मुझे 1 जुलाई 1964 को आजमगढ़ आकर उसी हॉस्टल में मिलने के लिए कहा। सबसे बड़ा संकट ये था कि उन दिनों जो वजीफा मिलता था वो कम से कम 6 महीने बाद, अतः शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मोचन के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपए दिए और कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूं। इन 30 रुपयों के बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। 30 जून 1964 की सुबह होते ही मेरा मस्तिष्क विभिन्न विचारों के हुजूम से भर उठा। गृह त्याग की इच्छा अपनी चरम सीमा पर थी। भविष्य में ज्ञान हासिल करने की कल्पना और मोहमयी ग्रामीण रिश्तों के बीच मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया था। उस दिन मैं निरुद्देश अपने गांव के तीनों मोहल्लों को जोड़ने वाली पगडंडियों के आर पार गया और लौटकर वापस आ गया। इस दौरान ग्रामीण देवी चमरिया माई, ग्राम देवता डी बाबा तथा ब्राह्मणों के देवता बरम बाबा आदि सबके सामने शीश नवाकर मैंने मनौतियों की भरमार कर दी थी। उन दिनों हमारे गांव में बृहस्पतिवार तथा शनिवार को कहीं जाना होता था तो लोग उसे दिशाशूल कहकर अशुभ मानते थे। अतः दिशाशूल मिटाने के लिए एक दिन पीछे वाली शाम को गमछे में थोड़ा सा सत्तू लेकर लोग गंतव्य मार्ग में किसी पेड़ की डाली से लटका देते थे। फिर दूसरे दिन उसी सत्तू को लेकर लोग अपनी राह चल देते थे। इसी दिशाशूल को मिटाने के लिए मैंने भी इस टोटके का सहारा लिया। मेरी माँ के पास एक छोटा सा बहुत पुराना बक्सा था, जिसे वो अपनी शादी के बाद तरवा गांव से लाई थी। इस बक्से को वो हमेशा अपनी खटिया के नीचे रखती थी, यद्यपि उसमें कोई सामान नहीं होता था। घर से भागने की पूर्व संध्या में मैंने रसोई के अंदर गगरी में रखे सत्तू में से 2 मुट्ठी निकालकर चुपके से एक चिथड़े में बांधकर माँ के बक्से में रख दिया तथा अंधेरा होते ही उस बक्से को सबकी नजर से बचाते हुए ले जाकर नटिनिया की झोपड़ी में ये कहकर रख दिया कि कल बरहलगंज बाजार से कुछ सामान लाना है, इसलिए आज दिशाशूल मिटाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इस बक्से की चोरी मैंने इसलिए की थी ताकि घर से भागने के बाद मैं उसमें आटा दाल आदि खाद्य सामग्री रख सकूं। दूसरे दिन 1 जुलाई 1964 की सुबह हमेशा की तरह उसी भैंसौर में सोकर उठने के बाद मैंने गीता के 5 श्लोक पढ़े और कलकत्ता से भंडारी चाचा द्वारा लाए गए रामचरितमानस को लेकर घर वालों की नजर से बचते हुए नटिनिया की झोपड़ी पहुंच गया।
वहां रखे बक्से में रामचरितमानस, गीता तथा हाई स्कूल की मार्कशीट को मैंने बंद कर दिया। उसमें 2 मुट्ठी सत्तू तो पहले से ही था। इन्हीं चोरी के सामानों के साथ बक्से को कांख में दबाए मैं आजमगढ़ की ओर चल पड़ा। अभी मैं मुश्किल से 50 कदम मुर्दहिया के बाएं वाली पगडंडी पर चला था कि पीछे से दौड़ते हुए नटिनिया ने आवाज दी, ओहर कहवा जात हो रे बाबू, त तय बरहलगंज जाए खातिर टुटका कैले रहल। जाहिर है बरहलगंज जाने के लिए मुर्दहिया के दाएं वाली पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। जब मैंने कहा कि जहानागंज के बाजार से सामान लाना है तो उसे एकदम विश्वास नहीं हुआ। वैसे मेरे पूरे गांव वालों को आभास हो चुका था कि अब मैं वहां ठहरने वाला नहीं था। अतः नटिनिया को भी ऐसा लगा कि मैं गांव छोड़कर भाग रहा था। इसलिए उसने कई बार इस बात को दोहराया था कि अब लौटी के ना आई बाकारे बाबू। वो मुझे बातों में जितना उलझाती जाती मैं उतना ही डरता जाता, क्योंकि आशंका थी कि किसी घर वाले ने देख लिया तो शायद भाग नहीं पाऊं। देर हो रही थी। ऐसा कहकर मैं तेजी से आगे चल पड़ा। क्षण भर के लिए नटिनिया वहीं खड़ी रही और शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी वो भूल गई थी, इसलिए बोल पड़ी, पिपरा पे गिधवा बैठल हवे। उसके द्वारा बके गए इस वाक्य ने मुझे यकायक विचलित कर दिया था। गिद्ध हमारी मुर्दहिया की अमूल्य निधि थे। किसी जीव का प्राण चाहे जैसा भी निकले, उसके संपूर्ण अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देने की क्षमता तो सिर्फ इन्हीं गिद्धों में थी। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दहिया पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। इन सब के बीच मेरे मस्तिष्क पर हावी हो गई मेरी अशगुन वाली छाया। चेचक से जिस दाईं आंख की रोशनी चली जाने के कारण लोग मुझे देखकर रास्ता बदल देते थे, उससे भी उतनी ही जलधारा फूट पड़ी थी जितनी की रोशनी वाली आंख से। जंगल की निर्जनता का फायदा उठाकर मैं बेधड़क रुदन प्रक्रिया का शिकार हो चुका था। इस दौर से गुजरता हुआ जब मैं गांव की सिवान भरथैया की झील के पास पहुंचा तो यकायक इच्छा हुई कि गांव के जोगी बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं। उस घने जंगल में स्थित झोपड़ी की तरफ मैं मुड़ गया। कांख में दबा बक्सा मेरे सिर पर चढ़ चुका था। ऐसी ही आदर्श स्थिति में याद आते हैं सदाबहार क्रांतिकारी चे गुवारा, जो मॉस्को से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करने के बाद क्रांतिकारी बने थे। क्यूबा की क्रांति के बाद जब वो फिडेल कैस्ट्रो का मंत्रिमंडल छोड़कर लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में क्रांति के उद्देश्य से चुपके से भाग रहे थे, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मेरे पैरों के पास 2 बक्से थे। एक में दवाइयां भरी पड़ी थी और दूसरे में हथियार। मैंने दवाइयों वाले बक्से को छोड़ दिया और हथियारों वाले बक्से को लेकर गन्ने की घनी फसलों के बीच से जंगल के लिए रवाना हो गया। खैर, उस समय मेरे अंदर ना तो चे गुवारा जैसे विचार थे और न बक्से में हथियार। इस बीच जब मैंने योगी बाबा को उनकी झोपड़ी के पास खड़ा देखा तो उनके पैरों पर गिरने से पहले मेरे मुंह से निकल पड़ा, बाबा। इसके बाद जोगी बाबा ने गाया, जैसन कहत बाड़ा बाबा, बैसन जैबा काशी काबा, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम।